देखिए, आज की हमने एक बैठक रखी, विशेष बैठक, जिसमें इस बात पे चर्चा हुई कि जो हमारे पिछले 4 साढ़े 4 महीने से जो अनवरत हमारा जो निरंतर हमने जो आंदोलन किया रैम के विरोध में और सरकार से बार बार मांग की, उनसे अपने लोकतांत्रिक तरीक़ों से हमने जो उनको इस बात पे कि रैम्प को हटना चाहिए हर हालत में, जो हमारा जो लगातार जो हमारा ये आंदोलन चला, वो हमें निराशा मिली उससे तब जब 24 अप्रैल को बंदूक के साए में जो शाम को पूरे मतलब रैम्प का जो है पूरे जगह को छावनी में बदल के चाकबंदी करके और रैम्प का निर्माण शुरू किया गया। उसी समय समझ में आ गया कि अब सरकार अपने पे करने पे उतर आई है, तो हमने 25 तारीख को भी जो बैठक आपातकालीन जो वहाँ पर सिरमटोली के सरना स्थल में ही बुलाई, जिसमें भी काफ़ी अड़चनें पैदा करने की कोशिश की प्रशासनिक पदाधिकारियों ने, मगर हमने उस बैठक को पूरा करके जितने भी लोग पहुँच पाए थे उस दिन, और हमने बंदी का ऐलान किया। इस बीच में कुछ हमारे जो समाज के एक विशु सेंद्रा करके जो है, सभी जनजातीय समुदाय में इसका बहुत महत्व है, उसमें लोग उस परंपरा में थोड़ा सा वो व्यस्त हो गए, तो इसलिए हम लोगों ने आगे ठेला है। और अभी जब आज की इस बैठक में हमने फैसला लिया है कि रैम्प का मामला तो वो जीवित हम रखेंगे ही, वो आंदोलन हमारा चलेगा ही, क्योंकि ये गलत है, हमारी मांगे जायज़ रही हैं हमेशा से, और सरकार का रवैया के प्रति हमारा विरोध लगातार जारी रहेगा। इसके अलावा एक मोर्चा का भी हमने जो है शुरुआत की है आज से, जिसका नाम रखा है आदिवासी बचाओ मोर्चा, क्योंकि अभी हम लोग जो इस प्रदेश में हमारे राज्य में जो हम लोग हालात देख रहे हैं कि जिस तरह से पेशा अभी तकरीबन 25 साल जो है होने को आए हैं, मगर अभी भी पेशा जो है जो लागू नहीं हो पाया है। वैसे तो एक कानून जो है 1986-87 में जो बना लागू हुआ, तो वो स्वतः ही सभी देश में ये लागू है, और हम लोग ग्राम सभा की महत्ता को समझ रहे हैं, और उसको हम लोग उसका हम लोग अनुसरण भी करने की का काम होता है। मगर अभी भी जो एक प्रशासनिक तौर पे जो पेशा कानून को जो लागू होना चाहिए, वो आज तक नहीं हो पाया है, तो ये एक बहुत गंभीर मामला है इस मुद्दे को लेके। दूसरा एक और भी एक बहुत ही अहम मुद्दा जो हमारी अपनी अस्मिता से जुड़ा हुआ है, वो है धर्म कॉलम कोड की बात। केंद्र सरकार ने अभी हाल में ही पहलगाम का जो मामला हुआ, इतना नरसंहार हुआ, उसके बाद सिंदूर ऑपरेशन के बाद में जातीय मतलब जो जनगणना की बात का जो उन्होंने फैसला लेकर क्रेडिट लेने की बात भी की है, तो हम उनसे सवाल करते हैं कि आखिर आदिवासी, इस देश का आदिवासी अपनी पहचान कहाँ दर्ज करवाएगा, जो जातीय जनगणना होगी देश भर में। और हमारे अपने राज्य की तो सरना धर्म कोड की तो मांग है ही, मगर सबसे पहले बात है कि जैसे कि आपका 2020 में जो प्रस्तावित जो एक जनगणना का कार्य होने वाला था, उसके प्रपत्र में हमने पाया कि हमारा कॉलम कोड जो 7वें नंबर पे था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन के बाद जो 7वें नंबर पे आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताएं, या अंग्रेजी में बोले ट्राइबल रिलीजन एंड अदर पर्सुएशंस का जो कॉलम कोड, जिसमें हम लोग 1961 से जो है अपनी पहचान जो देश भर के आदिवासी, चाहे वो इस राज्य के, इस भूभाग के रहने वाले जो हमारे 4-5 राज्य के जो हैं सरना में अपना अंकित कराते आए, गोंडी, भीली, कोया परनेम, टोडी और इस तरह के तमाम जो हैं अलग अलग जो जाति समुदाय हैं, वो अपने कॉलम कोड की उसी कॉलम कोड के तहत अपनी पहचान दर्ज कराते आए। जो आखिरी जो जनगणना जो हमारे 2011 में हुआ, उसमें ये प्रमाण है कि सरना धर्मावलंबियों ने 50 लाख के तकरीबन का अपना आंकड़ा बनाया था। ये एक प्रमाण है।
और अभी एक नैरेटिव जो है बीजेपी ये अपना उछाल रही है कि आज़ादी के बाद से आदिवासियों को उनकी पहचान के नाम पे कोई कॉलम कोड ही नहीं दिया, सरकार ने उनका इतना बड़ा अन्याय किया। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि 2011 में जो सरना धर्मावलंबियों को 50 लाख का बना था, आखिर किस अंतर्गत कॉलम कोड के अंतर्गत हुआ था? अब वो क्योंकि सरना सनातनी एक है, आदिवासी हिंदू ही तो है, तो अलग से कॉलम कोड जो मोदी सरकार के इस देश में बनने के आने के बाद से जो ये एक नया नैरेटिव शुरू करते करते 2020 में जो हटा दिया गया, तो आदिवासी अपनी पहचान कहाँ दर्ज करवाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है हम कर रहे हैं। सरना कोड की तो मांग हमारी है ही, जो 2020 में ही राज्य सरकार ने इसको विधानसभा से पारित करके तो भेज दिया, मगर अभी भी वो अटका है क्योंकि वो दूसरे तरह के दबाव में जो सरना आदिवासी वाला एक जो संकल्प बना के गया था वो टेक्निकली वहाँ पर अटक गया। और जो कॉलम कोड के अभाव में हमारे जो बच्चे जो स्कॉलरशिप, नेशनल स्कॉलरशिप जैसा जो है जो उनका अधिकार है, जो उसका छात्रवृत्ति मिलने का, उससे भी वंचित हो जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे जो है इस तरह के दुष्प्रभाव हम लोग देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा है, इसलिए ये भी प्रमुखता से रहेगा। और एक मामला जो बहुत बड़ा है, जिस तरह से हमने जो अपना रैंप का मुद्दा शुरू किया, जो हमारी धार्मिक, पारंपरिक, सामाजिक आस्था के ऊपर एक जोरदार ठेस जो हमें पहुंचाई गई, उसी तरह से अभी पिछले हफ्ते ही झारखंड उच्च न्यायालय ने भी एक जो अपना जो है फैसला जारी किया, जिसमें ये कहा कि जो ये झारखंड में जितने भी गैर मजुरवा ज़मीन है उसकी अब रसीद कटेगी। तो ये बहुत ही मतलब मैं कहूँगी हमारे जो विद्वान न्यायाधीश जो अभी जो चीफ जस्टिस यहाँ पर हैं, उनको ये जानना होगा कि वो 5वीं अनुसूची के एक बहुत ही सम्मानित पद पे जो न्यायालय में वो बैठे हैं, और उनको समझना होगा कि 5वीं अनुसूची की आत्मा में क्या है। यहाँ पर हमारी ज़मीनों के संरक्षण में तो 3 बड़े कानून लाए ही गए। इसके अलावा जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो 5वीं अनुसूची में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि गैर मजुरा ज़मीन की मालिक सरकार नहीं होगी, वो वहाँ की जनता फैसला करेगी कि इसका सामूहिक इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक धक्का है, इसका भी हम प्रतिकार करते हैं। और इन सब मुद्दों को लेके जो 27 मई को राजभवन के सामने हमारा महाधरना होगा इन सभी मुद्दों को लेके, और इसके अलावा 4 जून को जो है हमने जो झारखंड बंदी की भी घोषणा की है, ताकि जो है लोग जो है इसमें अपने सभी इन सब मुद्दों को लेके सड़क पे आएँ और जो बंदी का जो आह्वान है उसको सफल करें। क्योंकि हमारी ये जो अधिकारों पे जो हमारे ऐतिहासिक रूप से हमें संविधान में जो हमें अधिकार मिले, उस पे ये गहरी चोट जो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उसका हम प्रतिकार करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2019 के ही चुनावी घोषणा में कहा था कि रघुवर दास जी के समय, उनकी सरकार के समय जो लैंड बैंक का जो निर्माण का जो काम हुआ था, उसको हम सत्ता में आते के साथ निरस्त कर लेंगे। पिछले टर्म में तो उन्होंने नहीं किया, इस टर्म का भी कोई गुंजाइश इसलिए नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि अब तो वो यूरोप से निवेशकों को बुलाने के लिए ला रहे हैं, और ये जो अभी फैसला जो आया है गैर मजुरवा ज़मीन, वो उसी कड़ी का हिस्सा है, नज़र आता है स्पष्ट रूप से। हो सकता है लैंड बैंक में अब इतने निवेशक आ जाएं तो लैंड बैंक से भी ज़मीनें कम हो जाएंगी, क्योंकि 1200-1300 एकड़ तो उन्होंने पहले एमयू करके गौतम अडानी उनको 2 प्रोजेक्ट के लिए दे दिया। तो अभी ये एक ऐसा मंजर है जो हम लोग देख के आशंकित हैं कि आने वाला जो है वक्त हमारे इस राज्य के लिए, इस राज्य में जो निवास करने वाले आदिवासियों के लिए, हमारी अपनी धर्म, परंपरा, संस्कृति को बचाने के लिए कितना कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, उसको तैयार करने के लिए हम जनता के बीच में इन सब मुद्दों को लेके जा रहे हैं महाधरना के द्वारा, और जो राज्यव्यापी जो हमारा झारखंड बंद होगा 4 जून को, उसके द्वारा। तो यही आज का हमारा इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था।
और हमने इसको फैसला लिया है और हम आपके चैनल के माध्यम से हम अपने सभी लोगों से हम आह्वान करते हैं कि इसमें भरपूर जो है वो सहयोग करें, आए अपने अधिकारों को बचाने के लिए, नहीं तो ये आने वाले वक्त में ये सब कुछ हमारा गर्त में चला जाएगा। इस प्रकार दिख रही है आपको, तो आगे क्या है? देखिए, सफलता हम लोगों को मिली है और सफलता हम लोग इसलिए कहेंगे, भले रैंप वहाँ पर निर्माण कर लिया गया, लेकिन सफलता इसलिए कहेंगे कि हमारी जो आवाज़ है वो जन जन तक जा रही है और सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ रही है। इसीलिए जो सरना धर्म कोड का जो मामला था वो कभी आज तक झारखंड बनने के बाद कभी किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोगों ने सड़क पर उतरकर आंदोलन नहीं किया। वो हमारा सामाजिक मामला था, लेकिन आज उन लोगों को मजबूर होना पड़ा, रैंप मामले को ढकने के लिए मजबूर होना पड़ा सरना धर्म कोड का आंदोलन करने के लिए। तो हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार या जो भी सत्ता पक्ष के लोग हैं या विपक्ष के लोग भी हैं, राजनीति ना करे समाज के साथ। और अगर सरना धर्म कोड की बात करनी है तो कांग्रेस तो पूरे देश में है, तो पूरे देश के प्रत्येक राज्य में क्यों नहीं आंदोलन किया जा रहा है सरना धर्म कोड के लिए? अगर पूरे देश में प्रत्येक राज्य में अगर सरना धर्म कोड की आवाज़ उठेगी तो निश्चित तौर पे जो केंद्र में जो भाजपा की सरकार है उनको झुकना पड़ेगा और सरना धर्म कोड मिलेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ झारखंड में आंदोलन करना कहीं ना कहीं वो हमारे झारखंड के आदिवासियों को ठगने वाली बात है। और जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं उनसे हम लोग आह्वान करना चाहेंगे कि राजनीतिक पार्टी के जो ये सरना धर्म कोड को लेकर जो बातें उठाई जा रही है उसके चक्कर में ना पड़े। एकजुटता के लेकर के एक सवाल उठता है, बंधन दीघा के लेकर के बहुत बड़ा मामला उठा हुआ है। उनको क्रिश्चियन बोल दे रहे हैं, उनका माँ कुछ और है, बाप कुछ और है, और उसको धर्म गुरु बोला जाता है। आप किस प्रकार देख रहे हैं, क्या बोलें? देखिए, इस तरह की जो बातें आ रही है वो हमारे ही समाज के कुछ लोग हैं जो लोग नहीं चाहते हैं कि आदिवासी सरना समाज एकजुट हो, और वैसे लोग बोल रहे हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं। आदिवासी तो हैं मगर अपने आप को हिंदू कहते हैं, और ये भी कह रहे हैं कि देश में जितने भी सरना धर्मावलंबी या झारखंड में जितने सरना धर्मावलंबी हैं सभी आदिवासी हिंदू हैं। पर हम लोग इस बात को कटाक्ष करते हैं, जितने भी प्रकृति पूजक हैं, सरना धर्मावलंबी हैं, वो आदिवासी हिंदू नहीं है। हम हिंदू के कैटेगरी में नहीं है। अगर हम हिंदू होते तो हम भी दुर्गा मंदिर हो, राम मंदिर हो या बजरंगबली मंदिर हो, वहाँ अपने पहान के द्वारा वहाँ मुर्गी चिंगना, वहाँ पर अरवा चावल से वहाँ पर पूजा करते, वहाँ पर हम लोग मुर्गी का बलि चढ़ाते। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हमारा रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति सब कुछ हिंदुओं से अलग है, ईसाइयों से अलग है, अन्य धर्मों से अलग है। इसलिए हम लोगों को अलग से पहचान दिया जाए। हम लोग हिंदू नहीं हैं, ना ही किसी अन्य धर्म के हैं। हमारी पहचान है, हम लोग सरना धर्मावलंबी हैं और देश में 12 करोड़ आदिवासी जो है प्रकृति पूजक है, और सभी के लिए हम लोग चाहते हैं कि अलग से केंद्र सरकार द्वारा धर्म कोलम दिया जाए, जिसमें जिसकी जैसी आस्था होगी उस अनुरूप वो वहाँ पर अपने धर्म को अंकित कर सके। उनकी बात तो हो गई ना, वो हिंदू है, आप बोल रहे हैं उनको हिंदू है, वो बोल रहे हैं हम भी सरना धर्म में जो आपका सरना स्थल है उसको बचाव के लिए नैतिक समर्थन कर रहे हैं। देखिए, एकजुटता नहीं दिखेगी तो कहीं ना कहीं राष्ट्र होंगे। देखिए, एकजुटता हम लोग हैं, लेकिन वैसे लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं। एक तरफ आप सरना बचाने के लिए नैतिक समर्थन कर रहे हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहेंगे कि सभी आदिवासी हिंदू हैं तो इस पर हम लोग नहीं मानेंगे। ये बिल्कुल गलत है और संविधान ने हमें कस्टमरी लॉ दिया है, और अगर हम हिंदू होते तो हिंदू एक्ट के तहत हम लोगों को संचालित होना पड़ता, लेकिन हम लोग कस्टमरी लॉ के तहत संचालित होते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा अलग रीति रिवाज परंपरा है और इसमें किसी को इसमें दोमत होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग एक हैं, एक रहेंगे। भले कुछ लोग छिटपुट होकर धर्म परिवर्तित करके दूसरे तरफ हो गए हैं, लेकिन सरना धर्मावलंबी प्रकृति पूजक हम लोग एक हैं। देखिए, डिलिस्टिंग का मुद्दा जो है हमको लगता है कि उसको लोकसभा में इस आवाज़ को उठाना चाहिए। जो आपका ये
जितने भी हमारे सांसद हैं, देश में जितने भी आदिवासी सांसद हैं, उनको बैठकर इस पर विचार करना चाहिए। डीलिस्टिंग का मुद्दा हमको लगता है ये राजनीतिक मुद्दा है और इसको राजनीतिक तरीके से इसको सॉल्व करना चाहिए। आम जनता को भड़काकर इस तरह का मामला लाना हमको नहीं लगता है कि उचित है। एक तरफ हम कहते हैं कि कोई भी आदिवासी महिला, संविधान में ये लिखा हुआ है कि वो मरते दम तक किसी भी जाति धर्म से शादी कर लेगी, लेकिन मरते दम तक आदिवासी रहेगी। तो वो कहाँ से होगा? जब तक संविधान में आप संशोधन नहीं कीजिएगा तो वो चीज़ तो हटेगा नहीं। तो डीलिस्टिंग का मुद्दा भी संशोधन पर आधारित है। जब तक वहाँ पर लोकसभा में संशोधन नहीं होगा संविधान का, तब तक आप सड़क पर उतरकर इस तरह का आंदोलन करके आप राजनीति ही कीजिएगा। तो उसको तो आप लोकसभा से हटाइएगा ना, संशोधन करके हटाइएगा। आप वहाँ से जब तक कानून नहीं बनाइएगा लोकसभा से, केंद्र से उसको पारित नहीं कीजिएगा, राष्ट्रपति का मुहर नहीं लगेगा, तब तक आप तो लोग तो लाभ उठाएंगे ही। तो वो तो राजनीति का मुद्दा है, तो राजनीतिक तरीके से उसको हल करना चाहिए। लेकिन इसको इस तरह से लाना, लोगों को दिग्भ्रमित करना और आदिवासी समाज को बांटने वाली बात है। चाहूँगी निमंत्रण नहीं मिला था। पढ़ा व्यवस्था जितने लोग चलाते हैं उनसे हमारी बात हुई तो पता चला कि उन्हें निमंत्रण ही नहीं मिला था। तो फिर एक पक्ष एकदम साफ दिल दिखाई दे रहा है कि एक पक्ष सरना धड़लंबियों को किनारे किया जा रहा है मुद्दों से। पढ़ा व्यवस्था क्या आपका मुख्य कारण है? वो हाँ, बात जो है आप मानते हैं? जी बिल्कुल मानते हैं। परंपरागत व्यवस्था से आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में चलता है। आज ग्राम व्यवस्था, ग्राम सभा कौन संचालित करता है? हमारे पढ़ा के लोग ही, पढ़ा व्यवस्था के लोग ही संचालित कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को दरकिनार करना समाज को दरकिनार करने के बराबर लगता है। तो हम लोग इस बीच में सेमिनार भी करेंगे हम लोग, लेकिन वो आज तिथि तय नहीं किया गया है कि हमारे लोग भी उससे पेशा कानून से जुड़े और लोग समझे। जो लोग जो शहरी क्षेत्र में हैं, जो वो नहीं समझ पा रहे हैं, हो सकता है वो लोग नहीं कनेक्ट होंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में सबको भली भांति पता है पेशा क्या है, ग्राम सभा क्या है, उसके द्वारा ही संचालित होता है। वहाँ का जो भी समिति, संगठन या गांव के लोग हैं वो संचालित होता है। समर्थन करते हैं या खंडन करते हैं? नहीं, पेशा कानून के लिए बैठना और एक राय लेना वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक तरीके से हमारे समाज को दरकिनार करना वो उसके विरुद्ध में है। बैठते हुए आप खंडन करते हैं, समर्थन? हम लोग खंडन करते कि हमारे लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया। हाँ, निरंजना हेरेंज टोपो, समाज सेवी। ये केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली बचाओ मोर्चा के तत्वाधान में जो सिरमटोली रैंप का मामला चल रहा था और 4 महीने से हम लोगों ने रैंप के विरुद्ध में लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी भी लड़ेंगे हम लोग, क्योंकि सर्व शोभा यात्रा जब तक रहेगी, रैंप नहीं हटेगा, तब तक आदिवासियों का जो शोभा यात्रा की जो सोच है वो पूर्ण रूप से पूरा नहीं होगा। और ये लड़ाई लड़ते लड़ते पता चल रहा है कि आदिवासी विरोधी जिसको अपना अगुआ सरकार हम मानते हैं, अपना सरकार जिसको अपना बोलते हैं, आज जन विरोधी नीति बना रहे हैं आदिवासी समाज के विरुद्ध में। तो ऐसे समय में हम लोगों को एकजुट होकर लड़ने की आवश्यकता है। झारखंड ही नहीं, झारखंड के बाहर भी जितने भी राज्य के लोग हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आदिवासी बचाओ मोर्चा के माध्यम से ही लोग हम लोग से कनेक्ट हो सकते हैं। और अभी जहां तक देखा जा रहा है कि कल रेडिशन ब्लू में एक पेशा कानून संबंधित एक सेमिनार था, जिसमें जिस स्वशासन व्यवस्था की बात करते हैं पेशा के माध्यम से, तो जितने भी स्वशासन व्यवस्था स्वतः कानून में जो हमारे पढ़ा राजा आते हैं, मानकी मुंडा आते हैं, डोकलो सोर आते हैं, वैसे अग्रणी पंक्ति में रहने वाले हमारे समाज के प्रबुद्ध जन, अगुआ जन, उनको उसमें शामिल नहीं किया गया। तो दुखी है कि शरणा धर्मावलंबियों को क्यों इससे अलग किया जा रहा है। एकदम बिल्कुल पता चल रहा है कि हमारे जो व्यवस्था के जो अगुआ करता है उन्हें ही शामिल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ग्रामीण में
जो अपनी परंपरा व्यवस्था को बचाए हुए हैं, तो वैसे ही लोग हैं जो पढ़ा व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, मानकी मुंडा व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, डोकलोसोर व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। वैसे लोगों को नहीं बुलाना एकदम सिद्ध होता है कि सरकार आदिवासियों के शरणार्थियों के साथ बिल्कुल पक्ष में नहीं बात करना चाहती है। और सिरमटोली के मामला के साथ साथ हम लोग चाहते हैं कि धर्म कोलम का भी मामला हो। जातीय जनगणना की जब बात आ रही है तो जनगणना प्रपत्र में हमारा अंकित होना चाहिए। तो हम लोग इसके लिए भी हम लोग लोगों को संगठित करके एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। और हम लोग इसी और जितनी भी जमीन लूट हो रही है, झारखंड में सबसे ज़्यादा जमीन लूट की समस्या हो रही है। और जब कोई आवाज़ उठा रहा है जमीन लूट, या युवा वर्ग ही ज़्यादातर अभी आवाज़ उठा रहे हैं। हमारी पत्रकार बहन सुनीता मुंडा ने भी आवाज़ उठाया, उन पे केस दर्ज कर दिया गया, युवा वर्ग पे केस कर दिया गया। तो जमीन लूट में जो लोग भी आ रहे हैं, हम जैसे अगुआ लोग आ रहे हैं बचाने के लिए, तो हम लोगों पे FIR कर दिया जा रहा है। तो ये बहुत गंभीर मामला है जो आदिवासी समाज को समझना पड़ेगा। ये अबुआ सरकार बोल रहे हैं लेकिन अबुआ नहीं है, ये बिल्कुल अबुआ अपनापन को छोड़ते हुए नफरत पैदा कर रहे हैं आदिवासी के दिल में। और कहीं ना कहीं सिरमटोली से ये देखने को मिला ही लोगों को कि पुलिस फोर्स लगा के फोर्सफुली तरीके से काम किया गया और इसको पूरा किया गया रैंप को। तो ये रैंप पूरा होने से समस्या हमारा समाप्त नहीं हुआ है, समस्या अब बढ़ रहा है और सरकार निरंकुश हो गई है, तानाशाह हो गई है। और उसके विरुद्ध में हम लोग भी जितने भी समाज के जनमानस है जो आदिवासी समाज से है, उन्हें हम लोग संगठित करके एक राजभवन घेराव रखे हैं जो कि 27/5/2025 को राजभवन के समक्ष होगा और 4/6/2025 को बृहत रूप से झारखंड बंद होगा। इसमें जितने भी हमारे केंद्रीय शरणा स्थल बचाओ मोर्चा के पदाधिकारी गण हैं और सारे लोग इसको मिलकर हम लोग सारे झारखंड के अलग अलग जिलों में संपर्क अभियान करेंगे। देखिए, पूर्व से ही जो हमारा रैम का जो मुख्य मुद्दा था, जिस तरह से 4 महीने से लगातार आंदोलन हम लोग कर रहे थे और आज रैंप 100% बन के कंप्लीट हो गया है, उद्घाटन की यहाँ पे बात हो रही है। और जिस अगवा सरकार को हम लोग अपना जल जंगल जमीन और आस्था का जो जगह को बचाने के लिए उसको बैठाए थे, लेकिन आज उसके विपरीत जाके और आदिवासी समाज के विपरीत जाके उसके आस्था स्थल को लूटने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है, बंदूक की नोक पे यहाँ पे लूटने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो नए युवा है जो अपने जगह की रक्षा कर रहे, खुद भी एक आंदोलनकारी के पुत्र रहे हैं और जो नए युवा है आंदोलन कर रहे, उस पर भी फर्जी मुकदमा किया जा रहा है। समाज जिस जमीन को बचाने के लिए अगर खड़ा हो रहा है तो उस पर केस किया जा रहा है। तो ऐसा हम लोग रघुवर दास की सरकार में भी नहीं देखे थे कि आप सामाजिक स्तर से किसी चीज़ को बचा रहे तो उस पर फर्जी मुकदमा किया जा रहा है। यहाँ तक कि पत्रकार जैसे उन पे भी फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं। और हमारे जितने भी मुद्दे हैं, जो धर्म कॉलम को लेके, जो लैंड बैंक बनाया गया है उसको निरस्त करने को लेके, और भी अनेकों मुद्दे जो आदिवासी के ठीक विपरीत जा रहे हैं, इस अगवा सरकार में हमको पर्याप्त होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इन तमाम मुद्दे को लेके आदिवासी बचाओ मोर्चा यहाँ पे हम लोग संगठन के माध्यम से पूरे राज्य में अपने हक अधिकार को बचाने के लिए हम लोग नए उलगुलान की तैयारी किए हुए हैं। और जो हमारा पूर्व का जो संगठन चलता था केंद्रीय स्थल सिरमटोली बचाओ मोर्चा, उसके जगह हम लोग आदिवासी बचाओ मोर्चा के बैनर तले, क्योंकि चारों मुद्दा को लेके हम लोग कुछ करेंगे। साथ में झारखंड प्रदेश के अलावा विभिन्न और भी प्रदेश है, जैसे वेस्ट बंगाल हो गए, उड़ीसा हो गए, छत्तीसगढ़ हो गए, वहाँ के भी आदिवासी हमारे साथ संपर्क में और हमारी लड़ाई में आ रहे हैं। इसलिए हम लोग अपना जो नाम है उसको थोड़ा सा बदल के आदिवासी बचाओ मोर्चा उसका एक बैनर बनाए। और 27 तारीख को हम लोग बृहद रूप से एक महाधरना करने जा रहे हैं और 4 जून को अपने जितने भी मुद्दे हैं, ज्वलनशील मुद्दे हैं, उनको लेकर हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि जितने भी राज्य के आदिवासी युवा हो, हमारे भाई बंधु हो, आप लोग अपने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए और अपने अधिकार की रक्षा के लिए 4 जून को भी भारी से भारी संख्या में बचाने के लिए आपको इस आंदोलन में भाग लेना है। यही आह्वान के साथ हम लोग आज का प्रेस वार्ता रखें।